जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग देखेंगे आपका जो बिहार फायरमैन का 27 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम लोग उसी के लिए मास्टर वीडियो चला रहे हैं और हम लोग आज हिस्ट्री का मास्टर वीडियो पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग का मध्यकालीन भारत को कंप्लीट कर लेंगे। और पार्ट 1 में जो आपका प्राचीन भारत कंप्लीट हो चुका है। आपका टोटल जो है हिस्ट्री के लिए 3 पार्ट में वीडियो आएगा और तीसरा में जो आपका होगा वह आधुनिक भारत को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से आपका जो पहला प्रश्न है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। ठीक, आपको बताना है कि गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था। तो चलिए आप लोग पहले जो प्रश्न है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और चलिए हम लोग दूसरे से देखते हैं। ठीक, और दूसरा जो प्रश्न हम लोग का है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी कहाँ थी। तो कुतुबुद्दीन का जो राजधानी था वो आपको लाहौर था। ठीक, ऑप्शन आप लोग एक और कर लीजिएगा। और तीसरा यहाँ से देखिए, दूसरा 2 बार प्रश्न हो चुका है। देखिए यहाँ पर तीसरा जो प्रश्न कट चुका है। तो यहाँ से आपका चौथा प्रश्न है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम जो है अक्त प्रदान किया था। देखिए यहाँ पर प्रथम जो है अक्ता प्रदान किया था यह किसको। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ से आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को कर लीजिएगा। ठीक, यदि आपको आंसर याद हो तो आपका चैट बॉक्स खुला है, आप लोग वहाँ पर कमेंट करिएगा। और यहाँ से पांचवा जो प्रश्न हम लोग का है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। देखिए यहाँ पर बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता की बात हो रही है, कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह थे बख्तियार खिलजी थे। ठीक, आपको याद रखना है बख्तियार खिलजी। यहाँ से आपका छठा जो प्रश्न है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला जो विवरण यह प्राप्त हुआ है कहाँ से। तो देखिए यहाँ से जो पहला बख्तियार खिलजी का जो हमले का विवरण प्राप्त हुआ है तबकात ए नसीरी से प्राप्त हुआ है। ठीक, आपको याद रखना है तबकात ए नसीरी से प्राप्त हुआ है। और इस सेशन में आपको टोटल जो 51 प्रश्न लिया गया है, तो सारे प्रश्न सिलेक्टेड है, आप लोग सारे प्रश्नों को लगा लीजिएगा। और सातवां प्रश्न हम लोग का है कि नालंदा बिहार का जो बंदोबस्त किया था। देखिए यहाँ पर जो है नालंदा बिहार विश्वविद्यालय बोले या फिर नालंदा बिहार बोले, तो इसका जो बंदोबस्त किया गया था वह आपको बख्तियार खिलजी के द्वारा ही किया गया था। ठीक, चलिए आठवां प्रश्न हम लोग का है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला जो है सूबेदार नियुक्त किया था किसको। तो आपका राइट आंसर होगा उन्होंने सूबेदार नियुक्त किया गया था मालिक जानी को। ठीक, यहाँ पर मालिक जानी को जो है नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिन्होंने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के सामना यहाँ पर जो है समान प्रदान प्रतिपादित किया था। देखिए यहाँ पर अधिकार जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो वह मुस्लिम शासक कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह बलबन था। ठीक, आप लोग ऑप्शन ए के सी कर लीजिएगा थ्योरी ऑफ किंगशिप, तो यह आपको बलबन से हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 10 नंबर है कि किस दिल्ली सुल्तान ने यहाँ पर रक्त और लौह की नीति अपनाई। तो रक्त और जो लौह का नीति है यह बलबन के द्वारा अपनाया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जब उसने राजस्व, देखिए यहाँ पर राजस्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और जो आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। यहाँ पर बारनी से यह कथन किस सुल्तान के लिए जो है कहा जाता है। तो ये सभी जो कथन है यह कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक, यहाँ पर ये जो कथन है कहा जाता है किसके लिए, तो आपको याद रखना है ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए ये सभी कथन कहा जाता है कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर मंगोलों के विरुद्ध जो लड़ते हुए मृत्यु हुआ था वह जाफर खां का। ठीक, ऑप्शन आपका एक करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि रानी पद्मिनी, यहाँ पर देखिए पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था। देखिए यहाँ पर रानी पद्मिनी का जो पति का नाम पूछा गया है क्या था, तो आपका राइट आंसर होगा राणा रतन सिंह था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवनागरी का शासक कौन था। तो उस समय जो देवनागरी का शासक था वह रामचंद्र देव थे। ठीक, आपको याद रखना है रामचंद्र देव जो थे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय यहाँ पर देवगिरी के शासक थे। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। यहाँ पर देखिए ये जो शब्द है खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, तो यह विकसित हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान के काल में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। तो अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण है यह करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नहरों का निर्माण करवाया गया था वह आपको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। ठीक। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है कि सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण पूछा जाए तो फिरोज शाह तुगलक से। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सक़फ़ा, यहाँ पर देखिए दार उल सफ़ा क्या था। तो दार उल जो सफ़ा था यह आपको एक खैराती अस्पताल था। क्या था? यह एक खैराती अस्पताल था। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारी को रोजगार दिलवाया। देखिए यहाँ पर बेरोजगारों को जो है रोजगार दिलवाया कौन से सुल्तान थे, तो वह सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो सबसे जो अधिक गुलाम थे वह फिरोज शाह तुगलक के ही दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 21 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए, यहाँ पर फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। तो देखिए यहाँ पर जो फल की गुणवत्ता सुधारने के लिए जो उपाय किया गया था वह फिरोज तुगलक के ही द्वारा किया गया था। उन्होंने 1200 जो है नए पेड़ लगवाए थे। ठीक। क्या है 1200 नए पेड़ नहीं बल्कि यहाँ पर 1200 बाग लगवाए थे। बाग यहाँ पर एक बाग में मानो तो 20-30 पेड़ होते हैं, तो ऐसे करके बहुतों उन्होंने पेड़ लगवाया था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था। तो वह आया हुआ था देवराज द्वितीय के शासनकाल में। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। तो तैमूर के आक्रमण के बाद जो स्थापित हुआ था वह सैयद वंश का जो है वंश स्थापित हुआ। ठीक। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तैमूर का। तो तैमूर पर आक्रमण कब हुआ था? यह 1398 में हुआ था। ठीक। अगला यहाँ से 24 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहाँ अब आगरा है। तो जहाँ अभी आगरा है उस समय जो कौन सुल्तान थे जो कि शहर बसाए थे। तो आपका राइट आंसर होगा यह जो है बहलोल लोदी के द्वारा बसाया गया था। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। देखिए यहाँ पर बहमनियों से गोवा को छीना था। किसने छीना था? तो आपका राइट आंसर होगा यह हरिहर द्वितीय के द्वारा छीना गया था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राज्य के साथ लड़ा था। तो देखिए ये जो गोलकुंडा का युद्ध है यह लड़ा गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। ठीक। आपको याद रखना है कुली कुतुब शाह के द्वारा यह गोलकुंडा का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था। तो इसका मुख्य विशेषता था भू राजस्व। ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। तो इसका जो अवशेष है यह आपको हम्पी में मिलता है। ठीक। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि दीवान एक अर्ज विभाग संबंधित है किससे। तो दीवान ए अर्ज जो विभाग है यह संबंधित है आपको रक्षा विभाग से। ठीक। आपको याद रखना है दीवान ए अर्ज विभाग का जो संबंध है वो रक्षा विभाग से। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि शिवाजी की राजधानी क्या थी। तो शिवाजी का जो राजधानी था वो रायगढ़ था। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है। देखिए जो सरंजामी प्रथा है यह संबंधित थी किससे। तो आपका राइट आंसर होगा यह मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। अगला प्रश्न है कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। तो बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। ठीक है। आपको याद रखना है बहमनी राज्य के संस्थापक तो अलाउद्दीन हसन हो जाएंगे। ठीक।
प्रश्न हम लोग का 33 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है कौन। यहाँ पर पहला है खराज है, दूसरा है खुम्स है, तीसरा जो है उस्र है और चौथा है मुक्तई है। तो इसमें कौन सा है जो कि भूमि उत्पाद पर लगने वाला शुल्क था। तो इसमें हम लोग बात करते हैं ये जो खराज था और उस्र था और फिर यहाँ पर मुक्तई था, ये तीन जो कर थे यानी कि ऑप्शन आपका डी में जो है ये सभी भूमि पर लगने वाला कर था। लेकिन यहाँ पर हम लोग का जो खुम्स है, ये खुम्स जो है आपको ये लूटपाट का से संबंधित रखता है। आपको युद्ध में जो शत्रुओं के धन लूटे जाते थे उसी से संबंधित है, ठीक है। और ये जो लूटा गया धन में आपको 4/5 भाग जो होता है वो सैनिक रख लेते थे और जो 1 भाग शेष बचता था उसको जो आपको राजकोष में जमा कर दिया जाता था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। तो देखिए यहाँ पर ज़मीन में फसल की नपाई के आधा जो राजस्व के रूप में जो दावा किया था वह किसके द्वारा किया गया था, वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। तो शेख बहाउद्दीन जो जकारिया है वह थे सुहरावर्दी संप्रदाय के, ठीक है। आपको याद रखना ये सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, यहाँ पर देखिए 200 और 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो यह जो विभाजित किया गया था आपको शेर शाह का पुत्र इस्लाम शाह, ठीक, आपको याद रखना है शेर शाह के पुत्र जो है इस्लाम शाह जो कि आपका इन्हीं के द्वारा यह जो है आपको विभाजित किया गया था टुकड़ियों में, ठीक, आपको याद रखना है। और यहाँ पर हालांकि हम लोग बात करें तो शेर शाह के समय में भी था, लेकिन ये जो इस्लाम शाह था इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, ठीक। चलिए इसमें आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया तो ऑप्शन आपको दोनों को काट देना है। और अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि जवाबीद का संबंध किससे था। तो जवाबीद का जो संबंध था वह राज्य कानून से था, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सल्तनत काल के सिक्के यहाँ पर टाका और ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे। देखिए टाका, ससगनी और जो जीतल थे वह चांदी और तांबा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा कि ये जो टाका हो जाएगा चांदी और ससगनी भी हो जाएगा चांदी से और तांबा जो हो जाएगा ये जीतल से, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में कागज़ का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। देखिए कब से, तो भारत में यहाँ पर पूछा गया है। यदि आपको कागज़ का ही पूछा जाता तो चीन होता, लेकिन यहाँ पर पहले जो है भारत में पूछा गया है। तो यहाँ पर 12वीं शताब्दी में जो कि यह है 1105 ईस्वी में यहाँ पर हम लोग का भारत में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि तबकात ए नसीरी का लेखक कौन था। तो तबकात ए नसीरी आपको याद रखना है, तबकात ए नसीरी का लेखक मिनहाज उस सिराज थे, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या। तो सबके बीच जो एक सामान्य विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसके भक्त समझते थे, ठीक। सभी जो संतों की यही एक विशेषता थी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने, यहाँ पर किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, यानी कि मिलने से इनकार कर दिया था। तो यह कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक। यहाँ पर ऑप्शन आप लोग निजामुद्दीन औलिया जो थे अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया। यहाँ पर है कि निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी से। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बरहमासा की रचना किसने की थी। तो बरहमासा का जो रचना है ये आपको मलिक मोहम्मद जयासी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए पानीपत का जो युद्ध है कब हुआ था, 1526 में प्रथम हुआ था। और इसमें जो बाबर का जीत था ये किस कारण से हुआ था। तो ये आपको याद रखना है उसकी जो सैन्य कुशलता, यानी कि जो सैन्य का जो सेना थी वो उसकी मजबूत थी, तो इसलिए उसका जीत हो चुका, ठीक। चलिए अगला है कि तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। तो तुजु के बाबरी जो है ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। देखिए यहाँ पर चुनार दुर्ग पर जो प्रथम बार आक्रमण किया था वह 1532 में किया था, ठीक।
चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किया। देखिए यहाँ पर एक हम लोगों ने सुना था कि पति जो है पत्नियों के लिए मकबरा बनाते थे, लेकिन यहाँ से आया कि जो है पत्नी ने ही आपका देखिए यहाँ पर अपने पति के लिए आपको मकबरा का निर्माण करवाया था। किसने? तो आपका राइट आंसर होगा यह हाजी बेगम ने किया था अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। तो हुमायूंनामा का जो रचना है यह गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। और अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 49 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं यहाँ से हम लोग का कौन सा पहले और कौन सा बाद में हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक, यह जो देवरा का युद्ध है तो यह 1531 में हुआ था। ठीक, इसके बाद आता है चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? यह आपको 1539 में हुआ था। तीसरे नंबर पर आता है आपको यहाँ से कनौज का युद्ध। तो कनौज का जो युद्ध है 1540 में हुआ था। और इसके बाद आपका होता है सरहिंद का युद्ध। यहाँ पर सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1555 में हुआ था। ठीक, आपको याद रखना है इन चारों युद्ध को, देवरा का 1531, चौसा का 1539 और कनौज का जो है 1540 और उसके बाद जो है आपको सरहिंद का 1555। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत अला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। यहाँ पर पहले हजरत और उसके बाद सुल्तान की उपाधि कौन शासक ने अपनाया था? तो आपका राइट आंसर होगा यह सूरशाह सूरी के द्वारा अपनाया गया था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 51 नंबर प्रश्न, ये हम लोग का इस सेशन का अंतिम प्रश्न है और इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। यहाँ से हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? देखिए यहाँ पर उस समय हल्दी घाटी के युद्ध में जो सेनापति याद होंगे, देखिए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये पहले आपको याद रखना है 1576 में हुआ था। ठीक, और उस समय जो सेनापति थे वह थे हाकिम खान थे। कौन थे? हाकिम खान। तो यहाँ से आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने 51 तक प्रश्न कंप्लीट कर लिए और ये जो हम लोग का अगला जो आपका मास्टर वीडियो आएगा हिस्ट्री का, तो उसमें हम लोग पार्ट 3 कंप्लीट कर लेंगे और उसमें हम लोग का आधुनिक भारत को उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।